हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई 2021 से अगर हम कहें अगले महीने से ही एक नया टैक्स हमारी ट्रांजैक्शंस पे लगने जा रहा है, हमारे परचेज के केसेस पे टैक्स लगने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स के कौन से प्राविधान में जो है इसके लिए बात करी गई है जहां पे ये टैक्स लेवी होगा। तो इसको जानकारी को जो पूरी जानकारी है, काफी लंबी जानकारी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इसी से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक सेक्शन, अगर हम कहें एक प्राविधान इनकम टैक्स का पहले भी डिस्कस किया था, जो कि मैं साथ साथ आपको लेके चलूंगा। और जोन सा हमने प्राविधान डिस्कस किया था उसमें इसमें क्या फर्क है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसका अगर मिस हो गया, क्योंकि नई चीज है और नई डेट से इफेक्ट में आ रही है, तो इसको बहुत ही हमें ध्यान में रखना होगा। और इसके इसके एक एक पहलू बहुत जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्राविधान को समझना, जो कि इनकम टैक्स में हमें लेवी करेगा कि हमारे को जो है टैक्स का जो है नया लेवी होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए प्रोविजन में मूव करते हैं और प्रोविजन में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या प्राविधान रखा गया कि किस तरीके से नया टैक्स जो है डिडक्ट करना होगा। तो आइए सेक्शन को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा, सबसे पहले हम सेक्शन की रेफरेंस लेंगे। तो सेक्शन अगर हम बात करें तो 194 क्यू, जिसका जो कि हमारे लिए नया सेक्शन कहें, क्योंकि ये सेक्शन जो है एनफोर्स हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। और हमें इसको समझना होगा को कौन से नया टैक्स जो है नया लगने जा रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा और इसका किस तरीके से हमें टैक्स को जो है डिडक्ट करना होगा और किस तरीके से इसका आगे का फर्दर प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले ये जो परिविधान है जो कि 1 जुलाई 2017 से लगेगा, वो कहता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स परचेज करेंगे उस केसेस में जो है ये टैक्स लेवी होगा। तो ये किस तरीके से होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है सबसे पहला 194 क्यू का सबसेक्शन 1 बात करता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर। सबसे पहले जो पर्सन की बात करता है, जो पर्सन बायर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, राइट। जो सेलर को जब वो पेमेंट करेगा, जब बायर सेलर को पेमेंट करेगा फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स, फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यहाँ पे जो टर्म यूज करा है, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड का मायने बहुत रखता है। यहाँ पे एग्रीगेट, यहाँ पे वर्ड ऐसा नहीं है कि 50 लाख से ऊपर की परचेजेस पे ही, यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट देखा जाएगा। एग्रीगेट जहां पे 50 लाख से ऊपर बन जाएगा वहां पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस केसेस में बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा तो उस केसेस में यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से पहले जो भी इंकर्ड होगा, चाहे पेमेंट पहले कर दी चाहे उसका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दोनों केसेस में जो है बायर को डिडक्ट करना होगा पेमेंट देते हुए। एक डिडक्ट अमाउंट डिडक्ट करना होगा किस रेट पे, 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। समझ में आया कि सेलर को जब पेमेंट करेगा बायर, उस टाइम पे जो है उसको एक अमाउंट डिडक्ट करना होगा, 0.1% अमाउंट डिडक्ट करना होगा। और वो 0.1% उसको उसमें डिपॉजिट करना होगा एज पर सेक्शन 194 क्यू सबसेक्शन 1। इसकी एक्सप्लेनेशन कहता है, इसको अभी मैं इजी फॉर्म में समझा दूंगा लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि इसको इजी समझने के लिए हमें लास्ट में एक सेक्शन और रेफर करना है, उसमें और इसमें क्या फर्क है वो भी हमें देखना है। तो बहुत जरूरी जो है इसकी डिस्कशन हमारे साथ रहेगी। तो बायर इसमें कौन है, दो पार्टी होंगी, एक सेलर और एक बायर। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ लेके चलता हूं ताकि ये जो है इसको हम बिल्कुल ही इजी फॉर्म में इसको हम समझ सकें और कोई भी दिक्कत जो है ना आए। तो अगर हम कहें हमारे लिए दो पार्टी है, एक हो गया हमारा सेलर, एक हो गया बायर। सेलर जब अपना माल बेचेगा, राइट, सेलर जब अपना माल इसने कोई ड्यूरिंग द ईयर, मान लेते हैं ये ऑलरेडी इसके साथ ट्रांजैक्शन जो है कर चुका है 50 लाख रुपए की ऑलरेडी, जो है 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 2021 से पहले जो है ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, या हम कहें अमाउंट
जो है लेन देन हो चुका है 50 लाख रुपए तक का, राइट। और अब हमें सेक्शन 194 क्यू इफेक्ट में आ गया, 194 क्यू इफेक्ट में आ गया, कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021 इफेक्ट में आ गया। अब हमारे पास लेवी हो गई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि हमें जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है या फिर क्रेडिट करते टाइम विच एवर इज अर्लियर, जो भी होगा, हमें बायर को पेमेंट देते हुए जो है 0.1% अमाउंट डिडक्ट करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं फर्दर जो सप्लाई हुई वो फर्दर सप्लाई हुई, यहाँ सेलर ने फर्दर इसको सप्लाई करी बायर को, और वो जो सप्लाई रही वो फर्दर 5 लाख रुपए की सप्लाई रही। इसको इजी समझ करने के लिए इसको 10 लाख रुपए कर देते हैं। 10 लाख रुपए की फर्दर जो है सप्लाई रही, तो 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए की, अभी हम जीएसटी वगैरह को साइड रखते हैं, अभी हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो 10 लाख रुपए का 0.1%, 0.1% यहाँ पे जो है वो 10 लाख रुपए की जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस एट द रेट 0.1%, जो कि हमारा 1000 रुपए बनता है, वो जो है डिडक्ट कर लेगा और माइनस करते हुए 9,99,000 रुपए जो है वो सेलर को दे देगा। 0.1% एज पर द प्रोविजन जो है वो कहता है कि आपको टीडीएस काटना होगा और जो है बैलेंस अमाउंट जो है वो उसको पे कर देगा। तो इस तरीके से जो है सेक्शन 194 क्यू सबसेक्शन 1 ने जो हमें बात बताई, हमारे ऊपर इस तरीके से उसकी लेवी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और उसको आगे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोविजन आगे इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन बायर मींस अ पर्सन हु सेल या ग्रॉस रिसीट ऑफ द टर्नओवर फॉर द बिजनेस carried on by him exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which purchase of goods is carried on। क्या मतलब हुआ? ये उस बायर पे एप्लीकेबल होगा जिस बायर की सेल या फिर हम कहें जिस बायर की ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर जो है पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर हो। आइए दोबारा चलते हैं वहीं पे जहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे हम कहें ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? ये एप्लीकेबल ये बायर की अब हम बात करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है ये उस बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल सॉरी एप्लीकेबल होगा जिसकी टर्नओवर या सेल कह लो, आप टर्नओवर कह लो, ग्रॉस रिसीट कह लो। ठीक है, ये सब चीजें जो है पिछले साल की जो है 10 करोड़ रुपए से एक्सीड करेगी। पिछले साल की मतलब अभी जो हम ये प्रोविजन इफेक्ट में आएगा वो 1 जुलाई 2020-21 से आएगा, तो इसका पिछला साल हो गया हमारा 2020-2021। तो हम जो टर्नओवर हमें देखनी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की देखेंगे, जिसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 से में 10 करोड़ से ऊपर की है, वो जो बायर जो है, और फिर साथ में ये देखेंगे कि जब उसकी ट्रांजैक्शन उस सेलर के साथ उस बायर, अब यहां पे तो एप्लीकेबिलिटी पता लग गई ना, यहां पे तो ये छटनी हो जाएगी कि किस किस बायर को जो है इस प्रोविजन का कंप्लाई करना है, राइट। अब हमें पता लग गया कि हमें कंप्लाई करना है या नहीं करना है। अब हमें कंप्लाई करना है तो उस केस में हमें अब ये देखना होगा कि कौन कौन से सेलर से हमने जो है 50 लाख से ऊपर माल ले चुके हैं या नहीं, यहां अभी रहता है, राइट। वहां से छटनी कर लेंगे कि इससे हम 50 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, इससे हम 50 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर चुके। जहां पे 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो चुकी है वहां पे जो है उसके ऊपर जो है इसका प्रोविजन 0.1% टीडीएस जो है काटना होगा। दोनों चीजें ध्यान में आ रही हैं, एक हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, दूसरा जो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे और ट्रांजैक्शन में हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हम इस सेलर के साथ 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर चुके हैं कि नहीं। बायर के लिए हम देखेंगे कि एप्लीकेबल हमारे ऊपर हो गया है कि नहीं हो गया। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ही देखना है, बायर को ही देखना है कि 50 लाख से ऊपर का बिजनेस हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक अभी तक में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसको मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
बिल्कुल ही अब हमें इसके लिए तैयारी करनी है, बहुत कम टाइम है, 1 महीने का ही हम कहें अप्रॉक्सिमेट हमारे पास इसके लिए टाइम है, 1 महीने से भी कम हमें तैयारी करनी है, प्रोविजन को समझना है और इसको हमें 206C 1H जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं उसके बारे में, उससे सिमिलर ये प्रोविजन निकल के आता है और उसमें और इसमें क्या फर्क निकल के आता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोबारा हम प्रोविजन में मूव आउट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब हमने देख लिया कि बायर कौन होगा, यहाँ पे कहता है बायर मीन अ पर्सन हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसीट टर्नओवर is exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which purchase is carried out। जिस फाइनेंशियल ईयर में परचेज कैरिड आउट हुई है उससे पिछले साल में देखेंगे 10 करोड़ से ऊपर उससे की उसकी जो है सेल ग्रॉस रिसीट रही है कि नहीं रही। नॉट बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, नॉट बीइंग अ पर्सन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसके बाद जो मेन पॉइंट है इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है वेदर इज सम रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 जो हमने बात करी क्रेडिट टू एनी अकाउंट वेदर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट, जो अमाउंट काटा जो क्रेडिट किया जो अमाउंट निकल के हमारे एग्जांपल में आया 1000 रुपए, तो वो जो अमाउंट है बाय एनी अदर नेम, उसको चाहे आप किसी नाम से भी बोलो, जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन लाइबल टू पे सच एनी सम such credit of income shall be deemed to be credit of such income on account of such payee। तो उसको हम 194 क्यू के तहत जो है बायर जो है डिपॉजिट कर देगा, उसका क्रेडिट जो है वो सेलर को मिल जाएगा। ये बेसिकली ये बात कहना चाह रहा है, उसका जो है रिफ्लेक्शन उसके 26 एएस में भी आ जाना चाहिए और ये बेसिकली इतने कम परसेंटेज रखी गई है, बेसिकली ट्रैकेबिलिटी के लिए रखी गई है कि कितनी ट्रांजेक्शन जो है उस सेलर और उस बायर के बीच में होती है। तो ये ट्रैकेबिलिटी के लिए बेसिकली ये चीजें लाई गई हैं। तो वहां पे इसका जो है वो अमाउंट का जो वो डिपॉजिट कर देगा अंडर सेक्शन 194 क्यू, तो वहां पे दिख जाएगा 26 एस में भी हमें दिख जाएगा कि इस तरीके की दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। राइट, अब पॉइंट नंबर 3 में कहता है इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अब ये नया सेक्शन जब इंप्लीमेंट होगा तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी, ऑब्वियसली आनी है। तो उसके लिए पॉइंट 3 में कह दिया जब कोई दिक्कत आएगी इस प्रोविजन की वजह से, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड में सीबीडीटी क्या करेगा विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस, इसके लिए गाइडलाइन इशू करेगा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है और फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी, जो प्रॉब्लम अराइज होगी इस प्रोविजन के आने से उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू करेगा सीबीडीटी ताकि इसमें क्लैरिटी मिल पाए। पॉइंट नंबर 4 कहता है एवरी मतलब सबसेक्शन 4 कहता है एवरी गाइडलाइंस इशूड बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 3, जो भी गाइडलाइंस अभी हमने सबसेक्शन 3 में बात करी जो इशू करी जाएंगी, शेल as soon as may be after it is issued be laid down before the each house of the parliament, दोनों हाउस में डाली जाएंगी, लोकसभा राज्यसभा से जो पास हो जाएंगी बाइंडिंग हो जाएंगी, दोनों पे इनकम टैक्स अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग हो जाएगी, साथ में उस पर्सन जिसके ऊपर वो जो पर्सन लाइबल हो जाता है एज पर सेक्शन 194 क्यू, दोनों के ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर भी और उस पर्सन के ऊपर भी, दोनों के ऊपर वो गाइडलाइंस जो है एप्लीकेबल हो जाएंगी। उस गाइडलाइन के हिसाब से जो है अथॉरिटी को चलना होगा, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है उस बायर को चलना होगा 194 क्यू के हिसाब से, कि जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। राइट, सबसेक्शन 5 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजेक्शन। अब ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, अब ये सेक्शन अप्लाई किस पे नहीं होगा, सबसे पहले कहता है जो जिस पे टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिस पे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है किसी और सेक्शन में, ये भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 194 क्यू में, अगर उस ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो 194 क्यू में जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है तो फिर 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और साथ में कहता है सेकंड पॉइंट में जो है 194 क्यू का सबसेक्शन 5 क्लॉज बी में कहता है टैक्स इज कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन द ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 अप्लाइज। कहता है टैक्स इज कलेक्टेड अंडर प्रोविजन ऑफ 206C, अगर ऑलरेडी टीसीएस कट रहा है,
अगर टीसीएस की लेवी ऑलरेडी हो रही है तो उस केस में भी उस ट्रांजैक्शन में 194Q में जो है टीडीएस नहीं कटेगा। अगर टीसीएस कट रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे एक्सेप्शन है, अदर देन ट्रांजैक्शन टू विच सेक्शन 206C1H अप्लाई। अगर 206C1H अप्लाई हो रहा है उसके अलावा अगर टीसीएस कट रहा है तो वहां पे 194Q पे जो है टीडीएस नहीं कटेगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा। हमने पूरा डिस्कशन किया। अब बात करते हैं कि 206C1H जो है वो क्या बात करता है, वो क्या लेवी करता है। बिल्कुल इसी तरीके का प्रोविजन 206C1H और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं, रेफर करते हैं क्या है उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है, मैं इस वीडियो के बाद में उसका लिंक डाल दूंगा। आप जरूर समझिएगा, इसी तरीके का प्रोविजन वो भी है, कहीं कंफ्यूजन ना हो दोनों प्रोविजन के बीच में। उन दोनों प्रोविजन को कंपेयर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं हमें techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। वहां से हम आपको जो है उसका रिवर्ट कर देंगे। जिसकी भी क्वेरी आई है उसको वहां पे मोस्टली सबको जो है रिवर्ट मिल चुका है अभी तक की क्वेरीज का, और फर्दर जो भी क्वेरीज आएंगी वो टाइम टू टाइम उसका हम रिवर्ट भी कर देंगे। तो प्लीज आप जो है अपनी अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज आप मेल कीजिएगा techsgupshup@gmail.com पे। तो अब हम बात करते हैं 2061H के बारे में। तो 1H भी इसी तरीके की बात करता है। वो कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receive any amount as a consideration for sale of any goods for the value aggregating of such value exceeding 50 lakh rupees। यहां पे भी वही चीज लग रही है हमें, वहां पे भी 50 लाख रुपीस की बात करता है। इन अ प्रीवियस ईयर अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और कवर्ड इन subsection 1F 1G shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer कि क्या अमाउंट कलेक्ट करेगा, अ सम इक्वल टू 0.1% ऑफ द सेल कंसीडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। अब ये क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर डिटेल में समझना है आपको वहां मिलेगा, लेकिन जितना हमने इसको कंपेयर करने के लिए, अब जो ये लेवी कर रहा है, ये लेवी कर रहा है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो लेवी हो रहा था वो किस पे लेवी हो रहा था, 194Q वो बायर पे लेवी हो रहा था। इसलिए हम बायर की एप्लीकेबिलिटी देख रहे थे और उसकी ट्रांजेक्शन देख रहे थे सेलर के साथ। अब जो ये सेक्शन अब हम जो बात करने जा रहे हैं 206C1H, ये लेवी किस पे होगा, ये लेवी होगा सेलर पे। अब सेलर को कह रहा है सेक्शन इसी का उल्टा बात कर रहा है। इस सेक्शन में क्या कह रहा है सेलर को कि आपके पास, अब आप देखो कि आपकी बायर के साथ जो ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर की हो गई है कि नहीं, 50 लाख जो कि देखना होगा कि 50 लाख तक हो गई है कि नहीं हो गई, राइट। 50 लाख से ऊपर की लिमिट, और इसी तरीके से इसका आगे का प्रोविजन भी यही बात करता है। बेसिकली अगर हम इसका क्रक्स निकालने की बात करें तो वो अभी जो हमने प्रीवियस सेक्शन देखा 194Q वो बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, और 206C1H जो है वो सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के चलता है। इसी तरीके के ट्रांजेक्शन पे जहां पे सेलर भी देखेगा अपने 50 लाख रुपए, बायर अपने 50 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन देखेगा और बायर के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रहेगी। इसी तरीके से हम सेलर की भी एलिजिबिलिटी आगे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। यहां पे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड द पैन और आधार, अगर पैन और आधार प्रोवाइड नहीं करता अपना बायर तो उस केस में कितना परसेंट, वो 1%, 0.1% जो है वो 5% पे तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो है इसमें जो बताया गया है कि बायर कौन रहेगा, बायर मींस अ पर्सन वो परचेज एनी गुड डज नॉट एग्जिस्टिंग, इसमें डज नॉट इंक्लूड, इसमें बायर के लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बायर होगी तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, लोकल अथॉरिटी बायर होगी। सेलर, मेन बात करते हैं हम सेलर की। यहाँ पे सेलर, जहां पे हमने वहां पे बायर के बारे में देखा था, यहाँ पे सेलर के लिए देखेंगे कि सेलर पे एप्लीकेबिलिटी 206C1H की हो रही है कि नहीं हो रही। वहां पे कहता है सेलर अ पर्सन हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसीट टर्नओवर ऑफ द बिजनेस carried on exceeding 10 crore rupees or not in the during the financial year immediately preceding the financial year in which sale of goods is carried on, not being a person of the central government may by the notification gazette, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बाहर करके। सेम बिल्कुल डिट्टो जो अभी हमने बायर की बात करी थी, सेम एप्लीकेबिलिटी 10 करोड़ रुपए की पिछले साल में देखनी है 206C की एलिजिबिलिटी के लिए। दोनों में फर्क समझ आ रहा है, चीजें बिल्कुल सेम है। ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या रखी है, 50 लाख रुपए ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी है।
सेलर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सेलर के लिए हम देखा जाएगा कि पिछले साल में उसकी जो है ट्रांजैक्शन, उसकी सेल, उसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है कि नहीं। और बायर पे एप्लीकेबिलिटी है 194 क्यू की, तो वहां पे उसके लिए देखा जाएगा उसकी पिछले साल की टर्नओवर से ग्रॉस या सेल्स। सेलर पे एप्लीकेबिलिटी है तो वही लिमिट है, पिछले साल में ही देखना है। और सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर की बात करें 10 करोड़ से ऊपर देखेंगे। तो बेसिकली देखना है कि लेवी किस पे है। सेलर पे एप्लीकेबल हो रहा है तो वहां वो सेलर वो 206C1H के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करेगा। दोनों में फर्क है, ये टीसीएस का प्रोविजन है, वो टीडीएस का प्रोविजन है। दोनों में फर्क समझ आना बहुत जरूरी है। दोनों में अगर फर्क नहीं पता तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। दोनों में फर्क, इतनी क्लैरिटी, इतना इसलिए इसमें जोर दे रहा हूं कि दोनों में अगर फर्क निकालें तो फर्क समझना बहुत जरूरी है। 194 क्यू में और 206C1H के अंदर क्या फर्क निकल के आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो है टीडीएस कलेक्ट करने की बात करता है, ये कहता है टीसीएस के लिए कहता है कि आप टीसीएस कलेक्ट कीजिए, ये कहता है आप टीडीएस डिडक्ट कीजिए। ये दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरा बहुत एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आता है कि ये एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर? बायर के ऊपर। और ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? सेलर के ऊपर। अगर हम अब कॉमन पॉइंट की बात करें तो कॉमन पॉइंट में हमारा निकल के आता है ट्रांजैक्शन लिमिट। ट्रांजैक्शन लिमिट 50 लाख की ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी, उसके ऊपर पे ऊपर जो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। और इस पे भी ट्रांजैक्शन लिमिट क्या रहेगी? इस पे भी ट्रांजैक्शन लिमिट 50 लाख रुपीस की ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी। चौथे पॉइंट, अगर कॉमन पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें क्या देखना है? प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर, या फिर हम कहें सेल्स, या फिर ग्रॉस रिसीट। यहां पे 10 करोड़। और यहाँ पे बायर, यहाँ पे किसकी देखेंगे? 194 क्यू के लिए हम बायर की देखेंगे, पिछले साल की टर्नओवर। यहाँ पे सेम बिल्कुल अमाउंट बिल्कुल सेम है। अमाउंट बिल्कुल सेम है, प्रीसीडिंग ईयर की ही देखनी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ही देखनी है। प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर, या फिर सेल, या फिर ग्रॉस रिसीट। और पिछले साल की जो हमें ये देखनी है, लिमिट बिल्कुल सेम है 10 करोड़, लेकिन ये लिमिट किसकी देखेंगे? सेलर की देखेंगे। यहाँ पे सेलर की देखेंगे, यहाँ पे बायर के लिए लिमिट देखेंगे। ठीक है, इसलिए कॉमन पॉइंट्स क्या बन रहे हैं सेक्शन के, और दोनों में फर्क क्या है जानना बहुत जरूरी है। टीडीएस, टीसीएस दोनों की अलग अलग, जो एक ही जैसी ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबिलिटी है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है। प्रोविजन में क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान से समझिए कि किस तरीके से, अब जब हमने 2061H जब हमने डिस्कस किया था तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल तक हमने लेके चले थे कि किस तरीके से जो है 50 लाख को देख के चलना है, 50 लाख से ऊपर की वैल्यू कैसे कंसिडर करनी है, 50 लाख हमें पहले छटनी करनी है कि कौन कौन से पर्सन के साथ हमारी 50 लाख तक का ट्रेड हो चुका है। उसके बाद हमें 50 लाख से कम वालों को साइड करना है, 50 लाख तक का जिस पे एप्लीकेबल हो चुका है उसको साइड करना है। और उसके ऊपर जो हो चुका है जिसके ऊपर, उसके ऊपर जो है किस अमाउंट के ऊपर काटना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पे अमाउंट में आती है। किसी के साथ अगर 50 लाख से ऊपर 70 लाख का ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो 20 लाख की ऑलरेडी एक्सेस, 50 लाख से ऊपर जो 20 लाख की हो चुकी है, क्या उस पर भी कटेगा? तो ये सारी क्लैरिटी आपको चाहिए तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस में हमने जो है इसको क्लियर करने की कोशिश करी है, पूरा क्लियर किया है कि किस तरीके से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। सेम ट्रीटमेंट इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अगर वो चीज आपको क्लियर हो गई 2061H की, तो आपको यहाँ पे भी इसके लिए भी कंप्लीटली हेल्प मिल जाएगी। आप इस प्रोविजन के लिए रेडी हो जाएंगे। 1 जुलाई के बाद जो है कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका टाइमली टीडीएस डिडक्ट होगा, डिपॉजिट होगा, और नॉन कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको डिटेल में जो है विद एग्जांपल हमने उसको समझाने की कोशिश करी है, वहां पे आप देखेंगे काफी वीडियोस इसके ऊपर बनी है। तो प्लीज वो सीरीज को जो है देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी जरूरी है इन प्रोविजंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे तभी सबसेक्शन 3 में हमने देखा, वहां पे पहले ही डाल दिया गया है फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, इसके लिए गाइडलाइन इशू करो। क्योंकि गवर्नमेंट तक को पता है कि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
कहीं ना कहीं जो एसएससी को इस प्रोविजन को समझने में इश्यू हो सकता है, इसलिए वहां पे पहले ही डाल दिया। तो जब इतनी क्लैरिटी डिपार्टमेंट्स हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हमें भी दिख ही रहा है कि इसको, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वेरी करेगा, हमें अमाउंट निकालना होगा, किस पे एप्लीकेबल है किस पे नहीं है, ये सारी लिमिट्स देखनी होंगी। तो सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप वो वीडियो रेफर कीजिएगा ताकि आपको पूरी जो है क्लैरिटी मिल पाए। तो इसी इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।